हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 3 अर्थात परमाणु एवं अणु के अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। एनसीईआरटी बुक्स के इस चैप्टर में जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं जो अध्याय के अंदर हैं, उन सभी प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अध्याय के अंदर का पहला प्रश्न, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। प्रश्न में दिया गया है सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यह प्रश्न दिया गया है। हमें बताना है कि जो डेटा दिया गया है प्रश्न में, इन सभी डेटा के आधार पर हमें यह बताना है कि यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। इसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सबसे पहले हम निकालेंगे और यह होगा सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। क्योंकि इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान है वह है कितना, 5.3 ग्राम प्लस एसिटिक अम्ल का जो द्रव्यमान है वह है 6.0 ग्राम। इस प्रकार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हुआ 11.3 ग्राम। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे उत्पादों का कुल द्रव्यमान। उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा सोडियम एसिटेट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है वह है सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस प्रकार उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा सोडियम एसिटेट का जो द्रव्यमान दिया गया है प्रश्न में वह है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान है वह है 2.2 ग्राम और जल का द्रव्यमान है 0.9 ग्राम। इन सभी का कुल योग होगा 11.3 ग्राम। तो हमने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वह आपस में बराबर हैं और उनका मान है 11.3 ग्राम। तो अब हम लिख सकते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अतः यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। इस प्रकार इस प्रश्न में जो डेटा दिया गया था इससे यह सिद्ध होता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। प्रश्न में यह बताया गया है कि जल का जो निर्माण होता है उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। हमें यह बताना है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं।
1 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, सबसे पहले यह हम निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात होता है वह होता है 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा। तो इसीलिए अब हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होगी वह होगी 8 ग्राम। इसलिए अब हम निकाल सकते हैं कि अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होगी वह होगी 8 ग्राम गुना 3, यानी इसका मान होगा 24 ग्राम। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24 ग्राम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अभिग्रहित का चर्चा किया। हमें यह बताना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित यह बताता है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वह परमाणु होता है और ये अविभाज्य होता है, यानी इससे और विभिन्न भागों में खंडित नहीं किया जा सकता। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु का न तो निर्माण होता है और न ही किसी परमाणु का विनाश होता है। अतः डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यह अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। डाल्टन ने कहा था कि कोई भी यौगिक में परमाणुओं की जो संख्या होगी और जो प्रकार होगी वह निश्चित होगी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यह अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब भी पूरा हुआ। अध्याय के अंदर दिए गए प्रश्नों में से अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। हमें बताना है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इसकी द्रव्यमान भी बहुत कम होती होगी, इसलिए परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए एक विशेष प्रकार के इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। अब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होगा यह हमें जानना है। कार्बन 12 के एक परमाणु को हम लेंगे, इस परमाणु के 12वें हिस्से का जो द्रव्यमान होगा उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाएगा। यानी इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होगा क्या, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 12, यह होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर की होती है, जो कि बहुत कम है। इसलिए एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। अब अगला
प्रश्न पूछा गया है, निम्न के सूत्र लिखिए। दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इन सभी रासायनिक यौगिकों के हमें सूत्र लिखना है। अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, तो सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Na2O। इसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AlCl3। सोडियम सल्फाइड का होगा Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा MgOH2। इस प्रकार इन सभी रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र हमने लिखा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला है Al2SO4 CaCl2, K2SO4, KNO3 और CaCO3। इन सभी सूत्रों के द्वारा कौन से यौगिक को प्रदर्शित किया जाता है, इसका हमें उत्तर लिखना है। पहला है Al2SO4 इसके यौगिक का नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4। इसी प्रकार CaCl2 का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 का रासायनिक नाम है पोटेशियम सल्फेट। KNO3 का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह यह बताता है कि उस यौगिक में कौन कौन से तत्व और कितने अनुपात में विद्यमान है। यानी किसी भी यौगिक के संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है वह रासायनिक सूत्र के द्वारा ही होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जल का रासायनिक सूत्र H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। ठीक इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र एक ऐसा निरूपण होता है जो उसके संगठक का प्रतीकात्मक रूप बताता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? पहला है H2S अणु एवं दूसरा है PO4 3- आयन। हमें बताना है कि इसमें कितने परमाणु विद्यमान हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, यानी H2S अणु पर। H2S अणु पर कुल 3 परमाणु होते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु होते हैं। अगर हम दूसरे प्रश्नों की बात करें, यानी PO4 3- आयन, तो इसमें कुल मिलाकर 5 परमाणु होते हैं। इसमें फास्फोरस के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं। और ऊपर में जो 3- दिया गया है वह आवेश को दर्शाता है, यानी PO4 3- में कुल मिलाकर 5 परमाणु होते हैं। अभ्यास के अंदर दिए गए प्रश्नों में से अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। प्रश्न में दिया गया है H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 एवं CH3OH। इन सभी यौगिकों का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, यह हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे H2 का आणविक द्रव्यमान। H2 के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इसीलिए H2 का आणविक द्रव्यमान हम लिखेंगे 1 × 2, यानी इसका आणविक द्रव्यमान 2 होगा।
चूंकि आणविक द्रव्यमान को U द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसीलिए H2 का आणविक द्रव्यमान 2U होगा। U यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई को U द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे O2 का आणविक द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसीलिए बराबर हम लिखेंगे 16 गुना 2 बराबर 32U। इसी प्रकार Cl2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। Cl2 में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं और क्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है और इसको हम 2 से गुना करेंगे। इस प्रकार Cl2 का आणविक द्रव्यमान निकला 71U। अब हम निकालेंगे CO2 का आणविक द्रव्यमान। CO2 के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, इसीलिए 16 के साथ 2 गुना करेंगे। बराबर हम लिखेंगे 12 प्लस 32। इसी प्रकार इसका मान हुआ 44। चूंकि आणविक द्रव्यमान को U द्वारा व्यक्त किया जाएगा, इसीलिए CO2 का आणविक द्रव्यमान 44U होगा। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे CH4 का आणविक द्रव्यमान, यानी मीथेन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। मीथेन के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, इसलिए 12 लिखे, प्लस देने के बाद हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसको हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि CH4 के एक अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु मौजूद होते हैं। बराबर हम लिखेंगे 12 प्लस 4, यानी इसका मान होगा 16U। अगला है C2H6। C2H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, इसको हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसके साथ हम 6 गुना करेंगे, क्योंकि इसके एक अणु में हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। अब हम बराबर लिखेंगे 12 गुना 2 यानी 24, प्लस देंगे 1 गुना 6 यानी 6, बराबर इसका मान होगा 30U। इसी प्रकार अगला है C2H4 का आणविक द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसके साथ हम 2 गुना करेंगे, क्योंकि इसके एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसके साथ हम 4 गुना करेंगे, क्योंकि इसके एक अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु मौजूद होते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 12 गुना 2 यानी 24, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1 गुना 4 यानी 4। इस प्रकार इसका मान होगा 28U। अब अगला यौगिक है NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालना है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, प्लस का चिन्ह देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, इसके साथ हम 3 गुना करेंगे, क्योंकि अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। बराबर 14 प्लस 3, यानी इसका मान होगा 17U। अब अगला है CH3OH का आणविक द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसके साथ हम 4 गुना करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं CH3OH में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 प्लस 1 यानी 4, इसीलिए 1 के साथ हम 4 गुना करेंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसी प्रकार इसका मान होगा 12 प्लस 4 प्लस 16, यानी इसका कुल मान होगा कितना, 32U। इसी प्रकार हमने क्या निकाला, CH3OH का आणविक द्रव्यमान 32U।
अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। प्रश्न में दिया गया है ZnO, Na2O एवं K2CO3। इन तीन यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें निकालना है। प्रश्न में दिया गया है कि Zn का परमाणु द्रव्यमान 65U, Na का परमाणु द्रव्यमान 23U, K का परमाणु द्रव्यमान 39U, C का परमाणु द्रव्यमान 12U और O का परमाणु द्रव्यमान 16U। ये सभी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये प्रश्न में दिया गया है। हमें निकालना है सूत्र इकाई द्रव्यमान ZnO का, Na2O का और फिर K2CO3 का। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले निकालेंगे ZnO का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। इसमें जिंक यानी Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यानी 65 प्लस 16, इसका मान होगा 81U। इसी प्रकार अगला हम निकालेंगे Na2O का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, इसके साथ हम 2 गुना करेंगे क्योंकि Na2O में सोडियम के 2 परमाणु होते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। बराबर क्या होगा 23 गुना 2 यानी 46 प्लस 16। इसी प्रकार इसका मान निकला 62U। अगला यौगिक है K2CO3। इसका सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। K का परमाणु द्रव्यमान होता है 39 और इसके साथ हम 2 गुना करेंगे क्योंकि इसके एक अणु में K के 2 परमाणु होते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसके साथ हम 3 गुना करेंगे क्योंकि इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। बराबर हम लिखेंगे 39 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 78 होगा, प्लस 12 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस देने के बाद 16 गुना 3 के जगह पर हम 48 लिखेंगे। इस प्रकार इसका मान होगा 138U। अब अगला प्रश्न है यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। किसी भी तत्व के 1 मोल के द्रव्यमान को उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, यानी 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणुओं की जो मात्रा होगी वह 1 मोल होगी और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इतनी संख्या में परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वह 12 ग्राम होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। तो इसी से अब हम निकाल सकते हैं कि कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम बटा 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें बराबर का चिन्ह हम लगाएंगे। 12 ग्राम बटा 6.023 जैसा है उसको हम वैसे ही लिखे। नीचे जो 10⁻23 है इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 10⁻23। अब हम क्या करेंगे, 12 ग्राम जैसा है उसके साथ हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 12000। नीचे भी 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 6023 इंटू 10⁻23 जैसा है वैसे ही लिखे। अब जब 12000 को 6023 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 1.99 इंटू 10⁻23 जैसा है उसको वैसे ही लिखे। ये ग्राम में आएगा,
यानी कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह होगा 1.99 × 10⁻23 ग्राम। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा गया है किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम पर या फिर 100 ग्राम लोहा पर। प्रश्न में दिया गया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U होता है, जबकि लोहा का परमाणु द्रव्यमान 56 U होता है। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Na का परमाणु द्रव्यमान और वह दिया गया है 23 U, जो कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे Na का मोलर द्रव्यमान, यानी सोडियम का 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें U के स्थान पर हम G यानी ग्राम का उपयोग करेंगे, यानी Na का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 23 ग्राम होगा, यानी 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा। अब हम निकालेंगे कि 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 100 ग्राम बटा 23 ग्राम, यानी 100 ग्राम सोडियम में मोलों की जो संख्या होगी वह होगी 100 बटा 23 और इसका मान होगा 4.35। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम 100 ग्राम सोडियम लें तो इसमें सोडियम के मोलों की संख्या होगी 4.35। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे Fe का परमाणु द्रव्यमान बराबर 56 U, जो कि प्रश्न में दिया गया है। इसलिए Fe का मोलर द्रव्यमान होगा 56 ग्राम। इसलिए 100 ग्राम Fe में मोलों की संख्या होगी 100 ग्राम बटा 56 ग्राम, यानी इसका मान होगा 1.78। तो हमने क्या देखा कि 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या अधिक है, जबकि 100 ग्राम Fe में मोलों की संख्या कम है। इसीलिए अब हम लिख सकते हैं अतः मोलों की संख्या अधिक होने के कारण 100 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या अधिक है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब भी पूरा हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।